नमस्कार बंधुओं, आज अपन कक्षा 10 में भूगोल विषय पाठ 1 के बारे में पढ़ेंगे। इसका भाग 1 पहले आपको मैं समझा चुका हूँ। आज अपन संसाधन के प्रकारों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। आज अपन संसाधन के प्रकारों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। संसाधनों के प्रकारों को हम उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, इन आदि प्रकारों में पर बांट सकते हैं। विस्तार से देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव संसाधन के रूप में विभाजित कर सकते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर इनको अपन नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य के आधार पर अपन इन संसाधनों को बांट सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में विभाजित कर सकते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। संसाधनों का विस्तार से वर्णन समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकारों को जैव संसाधन और अजैव संसाधन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। जैव संसाधन, जो संसाधन जैव मंडल से मिलते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणी जात, पशुधन आदि, इन सब को हम जैव संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। अगला है उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन। अजैव अर्थात जिनमें जीव नहीं है। जो संसाधन निर्जीव पदार्थों से में मिलते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर इत्यादि, ये सभी अजैव संसाधन हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में कैसे और कौन कौन से बांटे गए हैं। अगला है समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकारों को अपन विस्तार से वर्णन करके समझने का प्रयास करते हैं। नवीनीकरण योग्य संसाधन, जिन संसाधनों को हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और जीव जंतु आदि, अर्थात जिन संसाधनों का अपन किसी न किसी विधि के द्वारा निर्माण कर सकते हैं, ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय योग्य, जिनके उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, जीव जंतु आदि है। समाप्यता के आधार पर दूसरा संसाधन है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय योग्य अर्थात जिनका दोबारा पुनः
निर्माण नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जिन संसाधनों को हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उन्हें अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, धातु, इन संसाधनों को के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों वर्ष के बाद भी ये संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इनका नवीकरण करना असंभव होता है। इनमें से कुछ संसाधनों को पुनः चक्रीय किया जा सकता है, जैसे धातु, लेकिन कुछ ऐसे संसाधनों को पुनः चक्रीकरण नहीं किया, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो अपन इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, उन्हें व्यक्ति संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी किसान के जमीन पर घर, खेत, खलियान ये व्यक्तिगत संपत्ति हो सकती है। इस प्रकार की संपत्ति को अपन व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। अगला है सामुदायिक संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए चारागाह, तालाब, खेत, रोड आदि, पार्क, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि संसाधनों को अपन सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। राष्ट्रीय संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण सरकारी जमीन, सड़क, नहर, रेल इत्यादि। इस प्रकार के साधन, जो भी संसाधन है, वो राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिन संसाधनों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री क्षेत्रों को लीजिए। किसी भी देश का नियंत्रण उस देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक की समुद्र पर ही होता है। 200 किलोमीटर से आगे का समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की आपको स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्णन समझ में आया होगा। अगला है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन के प्रकार। संभावित संसाधन। जिन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा होता, उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अगला है विकसित संसाधन। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण हो चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। अगला है भंडार। जो संसाधन उपलब्ध तो है, लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव है, उन्हें भंडार कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन। संचित कोष। जिस संसाधन के उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उदाहरण नदी के जल से पन बिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाली जा सकती है, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। संचित कोष भंडार का ही एक भाग होता है। अगले अध्याय में अध्याय 1 का भाग 3 अगले वीडियो के माध्यम से अपन समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।